दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक द बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ मीठी बेरी। जो न्यूज़ आई थी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली न्यूज़ थी। उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में एक लेपर्ड मैन ईटर बन गया था और उसने 4 बच्चों को मार डाला था और 2 बच्चों को घायल कर दिया था। अब इसमें जो आश्चर्यचकित करने वाली बात थी वो ये बात थी कि लेपर्ड ऐसे इलाके में मैनीटर बन गया था जहां पर शिकार की और हर्बीवोरस जानवरों की बहुतायत थी। अब ये जो लेपर्ड वारदात कर रहा था ये कर रहा था लाल ढांग के इलाके में, जहां पर एक छोटा सा कस्बा है। एक तरफ है घना जंगल और दूसरी तरफ है खेत खलिहान। जहाँ घना जंगल है उसके आसपास जब बहुत सारे छोटे छोटे गांव हों, बहुत सारे खेत हों, तो वहाँ पर जंगली जानवरों का होना स्वाभाविक है। यहाँ पर स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल, जंगली सुअर, सांबर और नीलगाय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। फिर क्या वजह थी कि उस लेपर्ड को बनना पड़ा आदमखोर? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब कोई तेंदुआ आदमखोर बनता है तो बात समझ में आती है कि वहाँ पर जंगली जानवरों की कमी होती जा रही। लेकिन यहाँ तो जंगली जानवर भरे हुए हैं। अब इस लेपर्ड को आदमखोर लेपर्ड डिक्लेयर करने के बारे में विचार किया गया और फिर निर्णय लिया गया कि इसे मार दिया जाए। डीएफओ ने जितने भी लोकल्स थे जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे उनसे कहा कि जिसको भी परमिट चाहिए हो ले लो और इस लेपर्ड को मार दो। अब बहुत सारे लोग आए, परमिट भी लिया, कोशिशें भी की, लेकिन नाकामयाब रहे। उसके कई कारण थे। अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि हरिद्वार के एक बिजनेसमैन ने, जिसके पास लाइसेंसी हथियार था, उसने भी परमिट ले लिया। उसने ना तो कभी बंदूक चलाई थी और ना ही लगाया था कभी निशाना। आदमखोर लेपर्ड के ऊपर निशाना लगाने की तो उसकी हिम्मत भी नहीं थी। तो उसने अपने अंडर में दूसरे शिकारी हायर किए कि परमिट मेरा, गोली तुम्हारी। एक दिन की बात है, अंधेरा हो रहा था। गांव के कुछ लोगों ने लेपर्ड को घास फूस की छत पर बैठे देखा, एक झोपड़े की। जल्दी जल्दी उन लोगों ने हरिद्वार के उस बिजनेसमैन को बुलाया जिसके पास था लेपर्ड को मारने का परमिट। वो अपने साथियों के साथ आया। उसे लेपर्ड दिखाया गया जो कि बैठा था मात्र 50 गज की दूरी पर। अब जो शिकारी थे उन्होंने वहीं से निशाना लगाने की बजाय पास जाने की कोशिश की कि नज़दीक से निशाना लगाएंगे, बढ़िया निशाना लगेगा। लेकिन लेपर्ड, उनको आते हुए देख के लेपर्ड छलांगे मारता हुआ जंगल में गायब हो गया। अब गांव वाले इतने ज़्यादा नाराज हुए कि वो तो पीटने के लिए तैयार हो गए थे उन सारे शिकारियों को, अगर कुछ लोगों ने बीच बचाव ना किया होता। अब मेरा घर हरिद्वार में है और लाल ढांग में भी मेरी कुछ ज़मीन है, तो लाल ढांग के लोग मुझे जानते थे। अब जब कई मौक़ों पर ऐसा होता रहा कि लेपर्ड सामने आता रहा, शिकारियों के हाथ से निकलता रहा, कई परेशानियों से भरी हुई कॉल्स मेरे पास आने लगी कि आप जल्दी आइए और इस लेपर्ड को गोली मार दीजिए। ये बात है सितंबर 2003 की। इसके पहले तक मुझे जब भी बुलाया गया था या मेरी टीम को पहाड़ों पर बुलाया गया था मैन ईटर्स को मारने के लिए, ये पहला मौका था जब मुझे बुलाया जा रहा था प्लेन्स पर। हालांकि ये ऐसा प्लेन्स था कि जिसके नज़दीक में ही पहाड़ थे। राजा जी नेशनल पार्क भी यहाँ से लगता हुआ ही था। अब मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने मेरी पहले भी मदद की थी एक शिकार अभियान पर। उसको लेके मैं गया डीएफओ के पास। जिस दिन हम घर से निकले उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सारी नदियाँ उफान पर चल रही थी। उस टाइम पर इतने सारे ब्रिज होते नहीं थे। हमें डीएफओ के ऑफिस पहुंचने के लिए कई नदियों को क्रॉस करना पड़ा, बहुत टाइम लगा। जब हम डीएफओ के ऑफिस पहुंचे तो हमें मालूम चला कि वो देहरादून गए हैं अपने सीनियर से मिलने के लिए। अब हमने उनके स्टाफ से बोला कि डीएफओ साहब से पूछ लो कि हम उनका इंतज़ार करें या फिर कल आएँ, क्योंकि डीएफओ के ऊपर पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस लेपर्ड को मारने के लिए। तो डीएफओ ने कहा कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, मैं 1 घंटे में अपने ऑफिस वापस आ रहा हूँ। जैसे ही डीएफओ अपने ऑफिस में वापस लौटे उन्होंने फ़ौरन हमें अंदर बुला लिया और हमसे हमारे
एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, आदमखोर का मारने का एक्सपीरियंस। जब हमसे बातचीत करके वो सेटिस्फाइड हो गए, तब उन्होंने पूछा कि आपका प्लान क्या रहेगा उस लेपर्ड को मारने के लिए। सबसे पहले तो हमने डीएफओ साहब से कहा कि जितने भी आपने परमिट इशू किए हैं वो सारे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मौत हो जाए क्रॉस फायर में, यानी दूसरे शिकारी ने गोली चलाई, लग गई हमें। फिर हमने डीएफओ साहब से पूछा कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ ने उस आदमखोर लेपर्ड के पग मार्क का सैंपल या फोटो लिया है। तो हमें जवाब मिला कि नहीं लिया, क्योंकि ले नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब जब आदमखोर ने इंसान को मारा, हम वहां पहुंचे उसके पहले गांव वाले इतना ज़्यादा चल चुके होते थे उन रास्तों पर कि लेपर्ड के पगमार्क तो बचते ही नहीं थे। डीएफओ साहब एक अच्छे आदमी थे। जब हमारी सारी बातें ख़त्म हो गईं और जब हम लाल ढांग के लिए निकलने वाले थे, उसके पहले ही उन्होंने लाल ढांग फॉरेस्ट बंगलो हम लोगों के लिए बुक कर दिया। रात के 10 बज चुके थे। हमने डीएफओ साहब से बोला, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़ेंगे लाल ढांग के लिए। अगले दिन सुबह हमने अपना लगेज लिया, बेडिंग ली और निकल गए लाल ढांग के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी हमें उन 4 जगहों पर लेके गए जहां बच्चों को मार डाला था उस आदमखोर ने। वो हमें वो झोपड़ा दिखाने भी लेके गए जिसकी छत पे बैठा था आदमखोर 50 गज की दूरी पर, लेकिन परमिट वाले शिकारी उसे मार नहीं पाए थे। अगर उन शिकारियों के पास में अनुभव होता, यानी कि वो हरिद्वार के बिजनेसमैन, तो बहुत ही सुनहरा मौका था उस लेपर्ड से छुटकारा पाने का। और उसके बाद उसने कई बच्चों को और मारा और हमला किया और घायल किया। अब जिन 2 बच्चों को घायल किया था उस लेपर्ड ने, वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके थे। हम उनसे भी मिलने गए, उनसे पूछा कैसे घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था। उन दोनों के ऊपर लेपर्ड ने 15 मिनट के अंतराल में हमला किया था। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही उनके घर थे। अब उनकी जो झोपड़ियाँ थी वो 50 गज की दूरी पर थी। दोनों बच्चों में से एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की थी 6 साल की, लड़का था 7 साल का। लड़की के गले से पकड़ा था लेपर्ड ने और उसके गले में जो चोट के निशान थे करीब करीब ठीक हो चुके थे। बच्चे की थाइज और बाह में चोट के निशान थे, वो भी ठीक हो चुके थे। जब लड़की से आदमखोर के बारे में पूछा गया तो उसने कहा वो कुछ भी देख नहीं पाई थी। लड़के ने बोला कि अंधेरा था, वो भी ठीक से कुछ देख नहीं पाया, लेकिन उसने जो देखा करीब करीब वो ये था कि एक बड़ा सा कुत्ता था और वो गुर्रा रहा था। हालांकि उन बच्चों के पिता, जो कि अलग अलग थे, उन्होंने पूरा घटनाक्रम हमको समझाया। लड़की के पिता ने बताया कि रात के 8 बजे थे, हम लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। उनकी जो झोपड़ी थी खेतों के बीच में बनी थी, चारों तरफ लहलहाते हुए खेत। खेत से करीब 1 फुट की ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी झोपड़ी। झोपड़ी के सामने करीब 25 स्क्वायर फीट का खुला इलाका था, साफ इलाका था, जहां ये लोग बैठा करते थे। अब ये जो खुला आंगन टाइप का था, वो जहां खत्म होता था वहां पर इन्होंने मटके रखने के लिए स्टैंड बनाए थे और उसमें रखे थे पानी से भरे हुए मटके। अब लड़की ने खाना खा लिया, उसके बाद वो गई उन मटकों की तरफ कि खुद भी पानी पी ले और अपने पेरेंट्स के लिए भी पानी भर लाए। अब वो मटके रखने का स्टैंड करीब 10 फीट की दूरी पर था जहां ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे। अब अचानक से वो मटके गिरने की आवाज़ आई। क्योंकि वहां पर अंधेरा था तो लड़की के पिता कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन वो पूरी ताकत से वहां पर दौड़ा और वहां पहुंच के पूरी ताकत से चिल्लाया। इस समय तक मैन ईटर ने लड़की को गले से पकड़ लिया था और उसे घसीट के ले जाने की कोशिश कर रहा था खेतों की तरफ। जब लड़की का पिता जोरदार तरीके से चिल्लाया तो उसके चिल्लाने की वजह से मैन ईटर ने लड़की को छोड़ दिया और खुद गायब हो गया खेत में। अब लड़की के बाप के चिल्लाने की वजह से दूसरी झोपड़ियों से लोग निकले और इसकी झोपड़ी की तरफ भागे। अब उनमें से एक आदमी जो भाग के आया था वो यहाँ पहुंचा ही था कि उसे अपनी झोपड़ी से चिल्लाने की आवाज आई। अब जो उस घटनाक्रम का हमने अंदाजा लगाया वो ये था कि वहां पर उनकी झोपड़ी में जब मैनेटर पहुंचा तो उसे लगा यहाँ पर वो तो किसी को मार पाएगा नहीं, क्योंकि वो लोग अपना खाना खा चुके थे, चारपाई के चारों तरफ साथ में बैठे थे और उस चारपाई में उनका बच्चा सो रहा था। अब जब वहां से दूसरी झोपड़ी में आके उस लड़की पर मैन ईटर ने हमला किया,
और वो हमला नाकामयाब हुआ। लेपर्ड खेत में चला गया, लेकिन उसने देखा कि उस झोपड़ी के लोग भागकर यहाँ पर आ गए। तो मैन ईटर समझ गया कि अब वो बच्चा जो चारपाई पर सो रहा था, अब वो अकेला होगा। अब वहां पर पहुंच के उसने बच्चे को थाइस से पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन उस लड़के की माँ अपनी झोपड़ी में ही रुक गई थी। उसने देखा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और इस लड़के का बाप जो कि उस लड़की के घर में गया था वहां से भागा। उसके साथ बाकी लोग भी थे। उन्हें आता हुआ देख के लेपर्ड ने उस बच्चे को छोड़ दिया और भाग गया। बच्चे के घाव को जब हमने देखा, उसकी थाइस को देखा, साफ साफ लेपर्ड के केनाइन दांतों के निशान थे जो कि ठीक हो चुके थे, और भी उसके पंजों के खरोचने के निशान थे शरीर के बाकी हिस्सों पर। लड़की के भी गले में 3 केनाइन दांतों के निशान थे। लड़की के गले में जो लेपर्ड ने ग्रिप बनाई थी वो ठीक से बन नहीं पाई थी, इसलिए जो केनाइन दांतों के निशान थे हल्के थे। हुआ यह था, लड़की को पकड़ने की कोशिश के दौरान मटके गिर गए थे, और मटकों के गिरने की आवाज़ से वो लेपर्ड डर गया था। उसने प्रॉपर ग्रिप बनाई, तब तक में लड़की का बाप चिल्लाया। अब दोनों ही जगह 4 कैनाइन दांतों की जगह 3 कैनाइन दांतों के निशान मिले। हम समझ गए, या तो उसका एक दांत टूट चुका है या फिर इतना घिस गया है कि बहुत छोटा हो गया है। अब यह सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम लोग रेस्ट हाउस वापस आ गए। अगले दिन की प्लानिंग करने लगे। अब हमने तय किया कि हम लोग अपनी स्पॉटलाइट का इस्तेमाल करेंगे, लेपर्ड को रात में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब उसकी आंखें चमकेगी मार देंगे निशाना। रात को 3 घंटे तक हमने लेपर्ड को ढूंढा, वो हमें मिला नहीं। उसके बाद जोरदार तरीके से बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश चली, अगले दिन बारिश चली, अगली रात भी चली। 2 दिन तक हम कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। टाइम बर्बाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये जो बारिश हुई जिस पर हमें गुस्सा आ रहा था, बाद में साबित हुआ कि वो बरसात थी, ब्लेसिंग इन डिस्गस। क्योंकि रवासन नदी के उफान में आ जाने की वजह से लेपर्ड का इलाका छोटा हो गया था। एक तरह से वो घिर के रह गया था। जिस टाइम पर लेपर्ड से क्रॉस करके गया था तब तो ये एक स्ट्रीम थी, आराम से इसे क्रॉस किया जा सकता था। अब बाढ़ से भरी हुई उफनती नदी बन चुकी है, और लेपर्ड जो कि पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तैरना जानते हैं लेकिन मजबूरी में ही तैरते हैं, अब वो रवासन नदी के उस तरफ ही फंस गया था। अब जब मौसम साफ हो गया था, हम लोग आगे की कार्रवाई की प्लानिंग कर रहे थे। दोपहर के करीब 4 बज रहे थे। एक आदमी आया मीठी बेरी गांव से। उसने हमें बताया कि हमें गांव के प्रधान ने भेजा है हम तक एक खास जानकारी पहुंचाने के लिए, आदमखोर तेंदुए के बारे में। उसने बताया कि वो आदमखोर तेंदुआ गांव की तरफ आया था। गांव वालों को देख के एक गन्ने के खेत में घुस गया, और उस गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लिया है गांव वालों ने। हम जल्दी से भागे, और वहां पहुंचकर हमने देखा एक गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेरा हुआ है करीब 20-30 आदमियों ने। अब इस गन्ने के खेत के एक तरफ कच्ची रोड थी, दूसरी तरफ एक दूसरा गन्ने का खेत था करीब आधे एकड़ का। अब ये जो दोनों गन्ने के खेत थे करीब 50-50 गज चौड़े थे। अब जो छोटा वाला था वो करीब करीब वर्गाकार था, दूसरा आयताकार था। और जो छोटा खेत था वो बड़े खेत के किनारे पर था, और खेत के दूसरी तरफ जो कच्ची सड़क थी वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था। अगर उस पेड़ पर चढ़ जाया जाए तो खेत नजर आ जाते थे। अब हमने 2 आदमी चढ़ा दिए उस पेड़ पर जो कि लेपर्ड की मूवमेंट पर निगाहें रखें। हमने ले ली पोजीशन और एक हांका यानी कि बीट ऑर्गेनाइज करवाई उन लोगों से खेत में ही। अब खेत में एक तरफ से जैसे ही बीट चालू हुई, खेत के दूसरी तरफ कुछ हरकत सी दिखाई दी। जो लोग पेड़ पर थे मैंने उनसे पूछा कि कुछ नज़र आ रहा है, वो बोले नहीं। मैं गन्ने के खेत के दूसरी तरफ भाग के गया, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया, वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया। अब जब मैं वापस लौट के आया तो मैंने देखा कि जहाँ से मेरे पैरों के निशान थे जाते वक्त, उसके ऊपर लेपर्ड के पगमार्क बने थे। अब हमने छोटे गन्ने के खेत में भी हांका लगवाया यानी कि बीट ऑर्गेनाइज कराई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हमने 2 बार दोनों खेतों में बीट करवाई, लेकिन फिर भी मैनीटर का कोई अता पता नहीं था। हमें यह मालूम था कि वो यहाँ पर है, उसका सबूत भी था क्योंकि मेरे फुटप्रिंट्स पर उसके पगमार्क्स थे, यानी कि वो यही है।
लेकिन नजर नहीं आ रहा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गया तो गया कहाँ, क्या वो हवा में गायब हो गया? क्योंकि जो लोग पेड़ के ऊपर बैठे थे उन्हें भी वो नजर नहीं आ रहा था। अब बड़े ही निराश होके हम लोग वापस लौटे। बस एक सफलता हाथ लगी थी, और वो ये कि हमें लेपर्ड के पगमार्क मिल चुके थे। ये एक बड़ा लेपर्ड था, मेल लेपर्ड था। अब जब एक लेपर्ड मैन ईटर बन जाता है तो उस इलाके में दहशत फैल जाती है। वहाँ के लोग हर हिलती डुलती चीज़ को मैन ईटर समझने लगते हैं। अब जब जब हमारे पास ऐसी खबर आती थी हमें उस पर मेहनत करनी होती थी। बाद में नतीजा निकलता था नील बटा सन्नाटा, यानी कि वो लेपर्ड होता ही नहीं था, कुछ और होता था। लेकिन किसी भी खबर को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते थे, हमें उस पर मेहनत तो करनी ही थी। इसलिए हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होता था जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते थे लेपर्ड को पकड़ने की रणनीति बनाने में। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक बार हमारे पास कॉल आई लाल ढांग के बाजार से कि आप जल्दी आइए, कई लोगों ने एक दीवार पर चढ़ते हुए देखा है उस मैन ईटर को। हमें वहाँ पर आदमखोर तो नहीं मिला, लेकिन पग मार्क्स मिले, और जब हमने पग मार्क्स को चेक किया तो वो एक कुत्ते के पैरों के निशान थे। अब एक दूसरी घटना में हमारे पास खबर आई कि गन्ने के खेत में काम करते हुए एक महिला पर मैन ईटर ने हमला कर दिया। हम भागे भागे उस जगह पर पहुंचे, वहां उस महिला से मिले। उस महिला को किसी भी तरह की कोई भी चोट नहीं थी। हमने उससे पूछा कि तुम पर आदमखोर ने कब हमला किया, कैसे हमला किया? बोली जब मैंने गन्ने के खेत के अंदर से घास काटी और उसका गट्ठा बनाया, रख दिया, तब मेरे ऊपर हमला हुआ। जब हमने उससे पूछा कि आदमखोर कैसा दिखता है तो वो बोली मैंने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि जब उसने मेरे ऊपर हमला करना शुरू किया घास का गट्ठा मैंने अपने चेहरे के आगे लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो हमें उस जगह पर लेके गई जहां पर उस पर हमला हुआ था। वहां पर घास का गट्ठा रखा था। जगह पर हमने इंस्पेक्शन किया, देखा वहां जो पैरों के निशान थे वो कुत्ते के पैरों के निशान थे। हुआ ये होगा कि घास रखते वक्त उसे कुत्ता नजर आया होगा, हल्का सा देखने के बाद ही गट्ठा उसने चेहरे के सामने लगा लिया, आंखें बंद कर ली, चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मन में भरी हुई थी दहशत उस आदमखोर की। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि जिस इलाके में मैन ईटर वारदात करता है वहाँ के लोगों के ऊपर कैसे दहशत का साया छा जाता है। अब कुत्ते और तेंदुए के पग मार्क्स में फ़र्क करना बहुत आसान है। तेंदुए यानी कि लेपर्ड के क्लॉज जो होते हैं रिट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि अंदर घुस जाते हैं, और जब वो अपने पंजे रखता है तो नाखून के निशान नहीं बनते। कुत्ते के नाखून के निशान पग मार्क के साथ साफ नजर आते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमें एक खबर आई कि एक आदमी ने मैन ईटर देखा है अपने से 50 गज की दूरी पर। वो करीब 75 ईयर्स ओल्ड बूढ़े आदमी थे। मोटा सा चश्मा उन्होंने लगाया था, इतना मोटा कि एक कांच की बोतल की तली में पेंदा जितना मोटा होता है उतना उनके चश्मे का लेंस मोटा था। अब जब उनसे पूछा गया कि कुछ आदमखोर के बारे में बताइए, उन्होंने अपने दोनों हाथ दोनों तरफ फैलाए जितना वो फैला सकते थे, और फिर बोले इतना बड़ा सर था उस आदमखोर का। बोले कलर था उसका लाल रंग का, और वो था 18 से 19 फीट लंबा। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी, आश्चर्यजनक बात थी कि एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन जंगल के बीचों बीच में बने हुए गांव में बिताया है, उसकी उम्र भी 75 ईयर्स है, और आज तक उसने कभी लेपर्ड को देखा नहीं है। और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट भी लेपर्ड को ही जाता है। गांव के 95% लोगों ने लेपर्ड नहीं देखा था, जबकि वो अक्सर ही गांव में आता जाता था बकरी गाय कुत्ते मारने के लिए। गांव की महिलाएं रेगुलरली खेतों में जाती थी, जंगल के किनारे जाती थी घास काटने के लिए, लेकिन उन्हें लेपर्ड नजर नहीं आता था। तो ये लेपर्ड की चालाकी को दर्शाता है, उसकी अपने आप को छिपा लेने की काबिलियत को दर्शाता है। एक बार की बात है, रात को हम लोग लेपर्ड को ढूंढ रहे थे अपनी स्पॉटलाइट को जला के। खेत की अभी अभी जुताई हुई थी और उसमें एक घास का तिनका भी नहीं था। अब तेंदुए की दो चमकती हुई आंखें स्पॉटलाइट में जगमगा उठी। वो था खेत के बीचों बीच। अब आंखें चमकनी बंद हो गई, लेकिन हमने अपनी स्पॉटलाइट बुझाई नहीं, उसी जगह पर फोकस करके रखा हुआ था जहां पर चमकी थी वो आंखें। अब जैसे वो खेत, जुता हुआ खेत आपकी हथेली की तरह से साफ था, हमें लग रहा था कि हमने लेपर्ड को
एक कोने में घेरने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। हम निराश होके खाली हाथ वापस आए। अगले दिन सुबह जब हम खेत में पहुंचे तो हमने देखा कि 8 इंच की मिट्टी की दीवार के बांध बने हुए थे, जिन्हें की लोकल लैंग्वेज में डोल बोला जाता है। इन डोल का इस्तेमाल होता है खेतों में सिंचाई करने में। तो जब हमारी स्पॉटलाइट उस तेंदुए पर पड़ी थी तो वो उस मिट्टी की दीवार जो पानी की नहर, छोटी नहर की थी, उसके पीछे अपना पेट जमीन से चिपका के बैठ गया था। पेट जमीन पर चिपकाए चिपकाए ही 50 गज तक चला था और उसके बाद गन्ने के खेत के अंदर घुस गया था। ये बात उसके पग मार्क्स को देखकर हमें मालूम चली। एक दिन हम खेतों के पास के जंगल में उस लेपर्ड को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जामुन हैं और बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। हमें कुछ चरवाहे वहां पर मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लंबी पूंछ वाले जानवर को इस जंगल में घुसते हुए देखा है और वो बोले अभी तक वो बाहर नहीं आया है, और उन्होंने इशारा किया एक बड़े से जंगल और झाड़ियों के पैच की तरफ। हमने उस इलाके की तहकीकात की तो पाया कि वहां पर लेपर्ड के पगमार्क हैं। जब उन पगमार्क्स से हमने उन पगमार्क्स का मिलान किया जो कि हमें मिले थे खेत के पास, तो एक ही लेपर्ड था जिसके दोनों निशान थे। वो पगमार्क हमें खेत के अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन खेत से बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। हम बड़े ही उत्साहित हो गए कि हमने उस मैन ईटर को कॉर्नर कर लिया है, यानी अब वो हमारे घेरे में है। हमने फौरन खबर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जल्दी से 50 बीटर्स का इंतजाम करा दीजिए। हमने लेपर्ड को घेर लिया है। जल्दी ही फॉरेस्ट गार्ड 50 बीटर्स को अपने साथ लेकर आ गया, क्योंकि ये जंगल का पैच गांव से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि गांव वाले खुद चाहते थे कि उन्हें छुटकारा मिले इस आदमखोर से, उन्होंने जरा भी देरी नहीं की थी। खबर मिलते ही फौरन आ गए थे। हमने जल्दी से बीट प्लान करी। जंगल का ये पैच करीब 100 गज लंबा था, 50 गज चौड़ा था। ये पैच मेन जंगल से 50 गज की दूरी पर था। हमने बीट इस पैच में ऑर्गेनाइज कराने की सोची थी, क्योंकि उसके बाहर एक क्लियरिंग थी, खुला एरिया था, वहां पर कोई झाड़ियां नहीं थी। अब उन बीटर्स के हाथ में खाली कनस्तर थे, ढोल थे। हमने उन्हें कुछ पटाखे भी दे दिए थे और उन्हें समझा दिया था कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करनी है बीट। मैं और मेरा साथी पेड़ पर बैठ गए जिस तरफ उस लेपर्ड के आने की संभावना थी। बीट स्टार्ट हो गई। हम सब अलर्ट थे। मुझसे 30 गज की दूरी पर मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरा दिल भाग रहा था रेल के इंजन की तरह से। मेरी नसें फूल गई थी। मेरे सीने में जकड़न सी आ गई थी और मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा था कि अगर ये सस्पेंस ज्यादा देर तक चलता रहा तो शायद मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अब सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन जो निकला वो तेंदुआ नहीं था। एक मोर जी थे जो मोरनी जी के साथ थे। वहां पर गुस्से से भरे हुए निकल रहे थे। बीटर्स की तरफ देखकर शायद यही कह रहे थे, 001 तुम्हारी बहन को नमन। इस टाइम तक बीटर्स ने आधा एरिया कवर कर लिया था। तभी बीटर्स के चिल्लाने की आवाज आई, ये गया ये गया। और ये जानवर उस तरफ गया था जहां मेरा दोस्त बैठा था पेड़ पर। लेकिन बाद में देखा तो वो सियार था, यानी जकाल था। अब ये जो हमारी बीट थी फेल हो गई थी। जो रिजल्ट हमने पक्का सोचा था कि मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला था। अब हमारे सामने पहेली ये थी कि उस पैच में अंदर जाने के पगमार्क हमने देखे थे, बाहर आने के पगमार्क थे नहीं। तो ये लेपर्ड आखिर गया तो कहाँ गया? अच्छा, जो पैच था उसके चारों तरफ धूल का इलाका था, यानी अगर लेपर्ड वहां से जाता तो पग मार्क ना बने, ऐसा हो नहीं सकता था। बीट बहुत ही सलीके से और बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज हुई थी। एक भी झाड़ी, एक भी पत्ता छोड़ा नहीं गया था जिसे छड़ी से पीटा ना हो बीटर्स ने। और हमारी इतनी मेहनत करने के बाद जो हमें नजर आया था वो था एक जोड़ा पीकॉक और एक जकाल। अब जिन चरवाहों ने हमें खबर दी थी कि तेंदुआ इस झाड़ियों वाले जंगल के अंदर है, उन्होंने बोला जैसे ही बीट शुरू हुई, ढोल बजने शुरू हुए, वैसे ही हमने कुछ पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ देखा। दूर से हमें साफ नजर आया नहीं। जब हमने पूछा किस पेड़ पर तुमने देखा, तो उन्होंने एक जामुन के पेड़ की तरफ इशारा किया। हम गए वहां पर। वो एक थोड़ा झुकाव वाला पेड़ था। जब हमने उसके आसपास की जमीन देखी, वहां पर लेपर्ड के पगमार्क थे। उस जामुन के पेड़ पर चढ़ने के भी निशान थे और वो
ताजे थे। हुआ यह था कि जब बीटर्स ने बीट शुरू की थी, ये जामुन के घने पेड़ के ऊपर चढ़ गया, छिप गया। जब बीटर्स उसके पेड़ के वहां से निकल गए, वो नीचे उतरा और घने जंगल की तरफ गायब हो गया। अब एक दिन में 2 बार उस लेपर्ड ने हमें बेवकूफ बना दिया था। अब तक हम ये जान चुके थे कि जिस जानवर से हमारा पाला पड़ा है बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा शातिर है। वो जानता है कि इंसान के सोचने का तरीका क्या है। अब 5 दिन हो चुके थे हमें ये अभियान चलाते हुए। हम आधे इलाके में ही कंसंट्रेट कर रहे थे क्योंकि नदी पर अभी भी बाढ़ थी और हमें मालूम था कि लेपर्ड नदी के पार जा नहीं पाएगा। हम चाहते थे कि नदी का पानी उतरे उसके पहले हम उस लेपर्ड को मार दें, क्योंकि जब पानी उतर जाएगा बड़े इलाके में उसे ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमने सलाह दी गांव वालों को कि खेतों पर जाते वक्त सावधान रहना, अपनी झोपड़ियों में सोते वक्त भी सावधान रहना। जब वो खेतों में जाए तो झुंड बना के जाए और जब अपनी झोपड़ियों में सोए दरवाजों पर कटीली बाड़ लगा दे। अब गांव वाले इन प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कर रहे थे, सावधान थे, तो कोई शिकार मिल नहीं रहा था उस आदमखोर को, और वो था भूखा। 8 दिन हो चुके थे, आदमखोर ने एक भी शिकार नहीं किया था। भूखा लेपर्ड जल्दी ही शिकार करने वाला है, ये बात हम जानते थे। इस बात के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे, सावधान थे। 26 सितंबर को लेपर्ड को ढूंढने के बाद हम लोग वापस लौट रहे थे। अभी थे हम मीठी बेरी गांव के पास में कि हमें सड़क पर छड़ी से पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ आ रही थी, एक ही तरीके से हम समझ गए थे कि कोई गांव वाला है जो कि अपने खेत पर जा रहा है, छड़ी से सड़क को पीट रहा है। हम जल्दी से उसके पास पहुंच के उसे बताना चाहते थे कि शाम ढल चुकी है, इस टाइम पर वो बाहर निकला है, अपने लिए खतरे को आमंत्रित कर रहा है। हमने गाड़ी का एक्सीलेटर जोर से दबाया ताकि उसके पास जल्दी से पहुंचे और उसे कर दें आगाह। शाम के बज रहे थे करीब 7। अभी हम 100 गज ही आगे बढ़े थे कि सड़क के किनारे हमने लेपर्ड को देखा, क्राउचिंग पोजीशन में। उस छड़ी की आवाज़ लेपर्ड ने भी सुन ली थी। लेपर्ड बहुत ज़्यादा भूखा था, वो इंतजार कर रहा था उस आदमी का। वो आदमी नज़दीक आए और वो छलांग लगा दे उस पर। अब जैसे ही मैन ईटर ने देखा कि हमारी गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट पड़ी, उसने एक बार हमारी तरफ देखा और वो आदमी जो कि उससे अभी 30 गज की दूरी पर था, उसने उस पर छलांग लगा दी। क्योंकि लेपर्ड ने सोचा था कि देर करने से मामला हाथ से निकल जाएगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब जैसे ही वो उछाल भर रहा था, मैंने निशाना लिया था। मैंने 2 गोलियां दाग दी। पहली मारी उसके कंधे पर, दूसरी मारी उसकी बॉडी पर। मैन ईटर हवा में उछला, एक गुरगुराहट की आवाज निकाली और फिर हो गया स्थिर। हम समझ चुके थे कि मैन ईटर ऑफ मीठी बेरी का कैरियर खत्म हो चुका है। वो आदमी बुरी तरह से डर गया था। उसने 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। उसे लगा था उसके ऊपर गोलियों से हमला कर दिया गया है। लेकिन जब हमने उसे सारा मामला बताया तो उसने हमारा धन्यवाद किया। बाद में हमने मैन ईटर की बॉडी को एग्जामिन किया। मेरी पहली गोली लगी थी उसके कंधे पर, दूसरी गोली आर पार निकल गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी से जरा सी ही चुकी थी। मैन ईटर का एक कैनाइन दांत पूरी तरह से गायब था और उसकी कैविटी में भरा हुआ था पस। उसके दाहिने पैर का एक नाखून भी गायब था और उसके अलावा उसके शरीर पर किसी तरह के चोटों के निशान नहीं थे, सिवाय मेरी 2 गोलियों के निशान। अब हमें कोई वैलिड रीजन समझ में नहीं आया कि क्या कारण था जिसकी वजह से उसका दांत गायब हो गया था और गायब हो गया था उसका नाखून। लेकिन लोगों ने हमें बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन उस पिंजरे के सरियों को टेढ़ा करके लेपर्ड भाग गया था। हो सकता है ये वही लेपर्ड हो और उसका दांत और उसका नाखून भागने के दौरान, सरियों को टेढ़ा करने के दौरान टूट गए हों। ये कहानी सच्ची लग रही थी क्योंकि अगर किसी दूसरे लेपर्ड से झगड़े में इसका दांत टूटा होता, इसका नाखून टूटा होता, तो पक्का इसके शरीर पर दूसरी चोटों के निशान भी होते। हमने लेपर्ड को जीप में डाला। जितने गांव आसपास थे सारे गांवों में लोगों को दिखाने के लिए लेके गए ताकि उन्हें मालूम चले कि लेपर्ड कैसा होता है। अगली बार जब उनसे पूछा जाए या उन्हें दिखे तो बिना वजह में दहशत ना फैले। डेड बॉडी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पोस्टमार्टम किया। नतीजा यही सामने आया कि उसका दांत ना होने की वजह से, उसका एक नाखून ना होने की वजह से वो जंगली जानवरों को मारने में असमर्थ था और यही वजह थी कि वो बन गया था आदमखोर।
मेरी पहली गोली ने उसके हार्ट को चीर दिया था। दूसरी गोली जो आर पार निकल गई थी, लेकिन आर पार जाने के दौरान वो लिवर के बीच से निकल गई थी। तो इस तरह से इस नफरत भरी दुनिया को छोड़ के उस आदमखोर को पहुंचा दिया गया एक बेहतर दुनिया में। लेकिन मेरा दिल भारी भी हो रहा था कि जो भी वजह हो, उसका दांत और नाखून टूटने में कहीं ना कहीं इंसान ही शामिल था। अगर वो उस पिंजरे में फंसा नहीं होता और कुछ ज़्यादा देर तक ही फंसा रहा होगा, तभी तो उसने सरिये टेढ़े किए और वो आगे निकल गया, तो फिर वो मैन ईटर भी नहीं बना होता। और जब उसका दांत और नाखून टूट गए तो उसके पास आदमखोर बनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मरता क्या ना करता, और फिर वो बेचारा मर ही गया। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।